आमंत्रित करता हूँ आपका जो विषय में भाषा दर्शन। नमस्कार। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर धर्मचंद्र जैन जी को प्रणाम करता हूं। अनेक वरिष्ठ आचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी आपको प्रणाम कर रहा हूं मैं, कृष्णकांत शर्मा जी, विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी, अनेक विद्वान हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं। मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जो विषय है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा जो विचार था वह यह था कि भाषा दर्शन की जो पश्चिमी परंपरा है, जिस परंपरा के परिप्रेक्ष्य में भाषा दर्शन विषयक अध्ययन शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, उसको जरा सा रेखांकित करते हुए नव्य न्याय के भाषा दर्शन पर मैं कुछ बात करूं। मूल रूप से अगर इसको हम देखें तो पश्चिमी भाषा दर्शन बहुत अर्वाचीन परिघटना है। ये तकरीबन 20वीं शताब्दी में प्रारंभ होती है भाषा दर्शन की विषय चर्चा पश्चिम में, और उसके पहले भाषा विषयक चर्चा पश्चिम में रही नहीं। और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत में भाषा विषयक चर्चा, भाषा विषयक चिंतन बहुत लंबे समय से रह रहा है। कारण क्या है कि पश्चिम में भाषा विषयक जो समस्या, भाषा विषयक जो चिंतन है, भाषा दर्शन जिसको हम कहते हैं, वह कब आता है? प्रमाण मीमांसा की मृत्यु के बाद भाषा विषयक चिंतन शुरू होता है। मतलब एक तरह से कहें कि भाषा दर्शन जो पश्चिम का है वह प्रमाण मीमांसा के समाप्त हो जाने के बाद प्रारंभ होता है। प्रमाण मीमांसा का कार्य यह होता है, यह जानना, देखना कि ज्ञान के साधन क्या हैं, ज्ञान की सीमा क्या है, और ज्ञान की सीमा क्या है और ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, इसको जानना, इसको रेखांकित करना भाषा दर्शन, ये प्रमाण मीमांसा का कार्य होता है। और पश्चिम में एक लंबी परंपरा चल रही थी जिसमें कि प्रमाण ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है या ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता है। और एक लंबी परंपरा ये रही जिसका ये दावा रहा कि हमको ज्ञान केवल रिविलेशन के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, या प्रत्यक्ष के माध्यम से ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, केवल बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और उस क्रम से चलते हुए एक लंबी विचारत की परंपरा चली, और कांट ने जाकर के उस विवाद को सुलझाया जब उसने बताया कि ज्ञान प्राप्त करने का साधन हमारे पास अगर कुछ है तो अनुभविक ही है जिसके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और अनुभव ही हमारे ज्ञान की एक सीमा है। और इस प्रकार से प्रमाण मीमांसीय बिंदुओं के सेटल हो जाने के बाद, जब प्रमाण मीमांसीय चर्चा पूरी हो जाती है कि ज्ञान हम कहां से प्राप्त करेंगे, केवल अनुभव के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे, तब उसके बाद में पश्चिम में भाषा विषयक चिंतन प्रारंभ होता है जिसको हम कहते हैं भाषा दर्शन। भारत की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। ठीक विपरीत इसलिए है क्योंकि आप सब विद्वज्जन इस बात को जानते हैं, और जब भारतीय परंपरा में भाषा विषयक चिंतन पर विचार किया जाता है तो वह सारा का सारा चिंतन प्रमाण मीमांसीय चिंतन के परिप्रेक्ष्य में होता है, प्रमाण मीमांसीय चिंतन की सीमा रेखा के अंतर्गत हुआ करता है। यानी कि हम भाषा विषयक चिंतन जब करते हैं तो हम प्रमाण मीमांसी चिंतन के अंतर्गत करते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर हो जाता है। पश्चिमी जो भाषा विषयक चिंतन है, भाषा दर्शन है, और जो भारतीय भाषा दर्शन है, इन दोनों के बीच में। और जब कभी हम भाषा दर्शन विषयक समस्या के बारे में विचार करें तो हमको इस चिंतन को, इस महत्वपूर्ण अंतर को बुद्धि में रखते हुए विचार करना चाहिए, अन्यथा हमारे सारे विचार गड्ढम गड्ढ होते चले जाएंगे और कोई भी फ्रूटफुल, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई सफल चिंतन धारा विकसित नहीं हो सकेगी। तो इस चीज को अगर हम ध्यान में दे करके रखें तो अब समस्या यह है कि जब वहां पर भाषा विषयक चिंतन शुरू होता है प्रमाण मीमांसा के खत्म होने के बाद, तो भाषा दर्शन का कार्य क्षेत्र क्या है? भाषा विषय, भाषा चिंतन का कार्य क्षेत्र यह भाषा दर्शन का कि ये देखना कि भाषा किस प्रकार से कार्य करती है, भाषा किस प्रकार से अपने अर्थ को बताती है।
या भाषा के द्वारा हम किस प्रकार से तथ्यों के बारे में, वस्तुओं के बारे में या सूचनाओं के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। और इन सारे चीजों को लेकर के जब बात की जाती है तो वहां पर भाषा विषयक चिंतन प्रारंभ। अब हम अगर भारतीय परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखने की कोशिश करें तो हमको यह देखना पड़ेगा कि पश्चिम में भाषा विषयक जो चिंतन हुआ है, भाषा दर्शन विषयक जो चिंतन हुआ है, उसके द्वारा जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, जिन विषयों पर वे लोग चर्चा करते हैं, क्या हमारी परंपरा में उन विषयों के ऊपर चिंतन किया गया है या नहीं किया गया। और इसको अगर गंभीरता से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ की जो चिंतन की परंपरा है वो इतनी समृद्ध रही है कि इसमें न केवल उन विषयों को लेकर के चर्चा की गई है, बल्कि उनसे ज्यादा गंभीर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चर्चा की गई है। ये जरूर है क्योंकि यहाँ पर भाषा विषयक चिंतन प्रमाण मीमांसीय चिंतन के घेरे के अंतर्गत रहा, उसकी सीमा के अंतर्गत रहा, तो कुछ एक ऐसी चीजें जरूर हैं जिनके बारे में भारतीय चिंतकों ने विचार नहीं किया और उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए, आगे के क्रम में विचार करना चाहिए। और वो हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि भारतीय परंपरागत जो चिंतन है उसको हम उस फील्ड में, उस क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पश्चिमी भाषा दर्शन के विद्वानों ने कही कि भाषा जो होती है वो स्वायत्त होती है। भाषा के स्वायत्त होने का तात्पर्य यह है कि भाषा माने भाषा दर्शन की ये भी एक विचार की बिंदु है कि भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन चीजों के माध्यम से ध्वनियों का एक खास समूह भाषा का रूप ले लेता है। और इसके बारे में जब विचार करते हैं कि तो ये हम अभी चर्चा करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें जिनके रहने की वजह से एक जो है ध्वनियों का समूह है, क्योंकि हर कोई ध्वनियों का समूह जो है भाषा का अंग नहीं होता है। जैसे कि जब गडदश अगर हम बोले तो ये भाषा नहीं है, ये सूत्र भले आप कह लीजिए, लेकिन जब गडदश कोई भाषा का वाक्य नहीं है, इसको हम कोई भी प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता है। या इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, वाक्य की संरचना हम बना सकते हैं, वाक्य भास हो सकते हैं, वाक्य जैसे दिखेंगे लेकिन वो वाक्य नहीं होंगे, और वे जो वाक्य की तरह दिखेंगे वाक्य नहीं होंगे, उनको हम भाषा के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। तो भाषा की अपनी एक स्वायत्तता हो, स्वायत्तता ये होती है कि आप उससे मनमाना अर्थ नहीं समझ सकते हैं, जो आप समझना चाहें वो नहीं समझ सकते हैं, बल्कि भाषा एक अपने आप को अपने द्वारा एक अर्थ को प्रकाशित करती है और वही अर्थ आपको पता चलेगा, उसके अलावा दूसरा अर्थ आपको पता नहीं चलेगा। इसके बारे में नैयायिकों ने बड़ा महत्वपूर्ण विचार किया और नैयायिकों ने तो शब्द को जो अलग प्रमाण माना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी युक्ति ये दी कि शब्द अलग प्रमाण है क्योंकि वो शब्द जो होता है उसके द्वारा जो बोध हमको होता है वो नियंत्रितार्थक बोध होता है। वो जगदीश तर्कालंकार शब्द शक्ति प्रकाशिका में कहते हैं कि साकांक्ष शब्दैर्यो बोधस तदर्थान्वय गोचरः सोयम नियंत्रितार्थत्वा न प्रत्यक्षम न चानुमा। तो जो शब्द के द्वारा बोध होता है, कैसे शब्द के द्वारा? किसी भी शब्द के द्वारा नहीं, साकांक्ष शब्दों के द्वारा, क्योंकि जो साकांक्ष शब्द होते हैं वही भाषा बनाते हैं, जो निराकांक्ष शब्द होते हैं वो भाषा नहीं बनाते। जैसे कि नैयायिकों ने बताया है कि गौरस्व पुरुषो हस्ती अगर हम बोले तो ये भाषा नहीं हुई, ये वाक्य नहीं हुआ, क्योंकि इससे कोई वाक्यार्थ बोध नहीं हो सकता। गौरस्व पुरुषो हस्ती से क्या वाक्यार्थ बोध होगा? क्योंकि उनमें जो शब्द हैं उन शब्दों के द्वारा उपस्थित जो अर्थ है उन अर्थों के में परस्पर अन्वय योग्यता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस भाषिक नियम के साथ नहीं चल रहे हैं। भाषिक नियम को तोड़ करके ये शब्दों का संचय किया गया है। जब भाषिक नियम को तोड़ करके ये शब्दों का संचय किया गया है तो हम इसको लेकर के इसको वाक्य के रूप में नहीं रख सकते। तो ये नियंत्रितार्थकता जो भाषा की है, वो भाषा की नियंत्रितार्थकता ये भाषा दर्शन के मूल में निहित है। और ये बात पश्चिमी चिंतकों ने
कही तो जरूर, लेकिन जितने महत्वपूर्ण तरीके से नैयायिकों ने इस बात को समझा, मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को किसी भी दर्शन परंपरा ने उतने महत्वपूर्ण तरीके से नहीं कहा। यहां तक कि मीमांसकों ने इस तरीके से एक दावा किया और वो कहते हैं कि पश्यतः श्वेतिमा रूपम ह्रेषा शब्दम च शृण्वतः खुर विक्षेप शब्दम च श्वेत श्वेतोशो धावती तिथि। तो वो कहते हैं कि श्वेता अश्व धावती, इस प्रकार की बुद्धि हमको कई प्रकार से हो सकती है। हम घोड़े के हिनहिनाने को सुनते हैं, सफेद रूप को देखते हैं और उसके बाद में अश्व धावती ये सुनते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि क्या जो है हमको बोध हो रहा है और उसको शब्द के रूप में ले लेते हैं। अब आप बताइए कि इसमें नियंत्रितार्थकता कहाँ है? एक अर्थ जो आ रहा है वो प्रत्यक्ष से आ रहा है, श्रावण प्रत्यक्ष से आ रहा है, एक अर्थ आ रहा है वो चाक्षुष प्रत्यक्ष के द्वारा आ रहा है, एक अर्थ आ रहा है जो शब्द के द्वारा आ रहा है। तो ये सारी के सारी चीजों के होते हुए भी उसको आप नियंत्रितार्थक कहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नैयायिकों ने शब्दों की नियंत्रितार्थकता को इतने बेहतर तरीके से बांधा, उन्होंने बताया कि भाई देखिए, शब्द के द्वारा वही अर्थ बोधित हो सकता है जो शब्द के द्वारा उपस्थापित हो, किसी दूसरे तरीके से बोधित नहीं हो सकता। और इसलिए प्रत्यक्ष में भले दूसरे तरीके से आ जाए, अनुमान में दूसरे तरीके से आ जाए, मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और हमको 15 मिनट के अंदर ही अपनी बातों को समाप्त करना है, उतना समय हमारे पास है नहीं। तो नैयायिकों ने कहा कि भाई प्रत्यक्ष में भी ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से आ जाएगा, अनुमान में भी ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से आ जाएगा, लेकिन शब्द में कभी भी ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से नहीं आएगा। और उसके लिए जो कुछ भी आना है वो शब्द की शक्ति के माध्यम से आएगा। माने दो ही चीजें हैं जिनके माध्यम से शब्द की शक्ति के द्वारा बात आ सकती है। तो अब जो है दो चीजें, पहली बात यह है कि एक जो शक्ति के द्वारा आएगी और दूसरी चीज जिसके द्वारा आएगी जिसको कि नैयायिक कहते हैं आकांक्षा। तो शब्द की शक्ति के द्वारा एक अर्थ आ सकता है और दूसरा शब्दों में जो आकांक्षा है उस आकांक्षा के द्वारा आ सकता है। और इसको भी एक नियम के द्वारा समझा जा सकता है कि शब्द की शक्ति के द्वारा जो अर्थ आता है वो अर्थ स्मृत होता है, वो पदार्थोपस्थिति के रूप में आता है। और जो आकांक्षा के द्वारा अर्थ आता है जिसको हम कहते हैं संबंध, जो अन्वय अंश होता है, तो जो अन्वय अंश होता है वो अन्वय अंश जो आता है वो हमारे पास जो आता है वो आता है वाक्यार्थ के लिए। तो अब एक तो ये प्रमाण केंद्रित भाषा दर्शन को बनाते हुए नैयायिकों ने एक दूसरी चीज की बात कही कि अब मतलब भाषा में हमको ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रहती है भाषा दर्शन में कि भाषा का जगत के साथ क्या संबंध। और ये पश्चिमी दार्शनिक जो भाषा विषयक चिंतक हैं वो इस समस्या को लेकर बड़े उलझे हुए रहते हैं कि किस प्रकार से भाषा और जगत के संबंधों को समझा जाए। नैयायिकों ने इसको बताया कि देखिए, भाषा और जगत की जो समस्या है, भाषा जगत के साथ जो संबंध है वो कैसे संबंध है, डायरेक्टली संबंध नहीं है, साक्षात संबंध नहीं है, बल्कि वो ज्ञान के माध्यम से संबंध है। और नैयायिकों की जो अवधारणा है वो इस रूप में उपस्थित होकर के आती है कि भाई देखिए, जो जगत है उस जगत का ट्रू पिक्चर, सही चित्र है ज्ञान, और ज्ञान का सही जो है वो है अभिलाप होता है वाक्य के द्वारा। माने वाक्य और ज्ञान और जगत, इन तीनों के बीच में जो एक दूसरे के साथ समन्वय होता है, यानी कि जो जगत है उस जगत जो है ज्ञान में अपना आकार ग्रहण करता है और उसके बाद जो ज्ञान है वो शब्द में अपना आकार ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, दूसरे तरह से कहा जाए कि नैयायिकों का जो सिद्धांत है कि वो जो ज्ञान जो है वो निराकार होता है। और इसी प्रकार से इसके लिए एक अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग में आता है, विद्वानों ने किया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी थ्योरी ऑफ नॉलेज। और आप उसको इसी रूप में शब्दों के बारे में भी लागू कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, वो भाषा की एक ट्रांसपेरेंसी थ्योरी है, क्योंकि भाषा का अपना कुछ नहीं है, क्योंकि भाषा एक आकार अपना है और वो एक फॉर्म है और उसको ज्ञान के द्वारा कंटेंट प्राप्त हो जाता है, विषय प्राप्त हो जाता है। और जब विषय प्राप्त हो जाता है तो उस विषय को लेकर ज्ञान बना, और ज्ञान जो है अभिलप्य जब हुआ तो वो ज्ञान के शब्द के रूप में आ गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने उभर कर गया। और भाषिक चिंतन में जो नियंत्रितार्थकता है उसको निर्धारित करने के लिए कई एक बिंदु हैं जिन सबसे हम सभी परिचित हैं, जिसको कि आकांक्षा कहते हैं, योग्यता कहते हैं, तात्पर्य कहते हैं।
तो ये सारी के सारी जिनके विवेचन में मैं यहाँ पर इस वक्तव्य में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो समय है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और हमारे पास उसके बारे में समय नहीं रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे भाषा की नियंत्रितार्थकता को निर्धारित करती है और उससे हमारी भाषा की नियंत्रितार्थकता निर्धारित हो जाती है। अब उसके बाद एक और चीज है जो कि पश्चिम में बहुत चर्चा में आती है कि भाई अगर शब्द के द्वारा जो अर्थ बोधित हो रहा है वो अर्थ बोधित कैसे हो सकेगा। और उस अर्थ को बोधित करने के लिए बहुत प्रसिद्ध एक चिंतक हुए हैं पश्चिम में, फ्रेगे। फ्रेगे ने एक सेंस और रेफरेंस के बारे में बात कही और वो सेंस और रेफरेंस के मुद्दे को ला करके वो कई सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। 90 नैयायिकों ने एक बड़े महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किया और उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो उससे ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुटेबल है। वो दो पदों को ले आकर के कहते हैं, एक को कहा जाता है शक्य और दूसरे को कहा जाता है शक्यतावच्छेदक। समस्या इसको हम सभी जो भारतीय दर्शनों में शब्द विषयक चिंतन के बारे में पढ़ते हैं वो ये आती है कि भाई एक जगह पर हम शब्द के द्वारा शक्ति को जब समझते हैं, जिस व्यक्ति में समझते हैं, जब हम वाक्य प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं बल्कि दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है? और उस समस्या से बचने के लिए उन लोगों ने सेंस और रेफरेंस की बात कही कि एक तो सेंस है और एक है रेफरेंस। नैयायिकों ने कहा कि एक शक्य होता है और एक शक्यतावच्छेदक होता है। तो शक्य जो हुआ वो व्यक्ति है और शक्यतावच्छेदक जो है उसको हम जाति के रूप में लेते हैं। और वो जो शक्यतावच्छेदक है उसी के लिए भारतीय परंपरा में और विशेष करके नैयायिकों ने भी उसी शब्द का प्रयोग किया है जिसको कहा जाता है प्रवृत्ति निमित्त, यानी कि हमारे शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है। माने अब आप देखिए ये जो नियंत्रितार्थकता है, एक शब्द को हम एक ही व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए सचमुच में नहीं बल्कि एक जातीय सभी भी व्यक्तियों के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। और वो नियंत्रितार्थकता कहां से आती है? वो शक्यतावच्छेदक की अवधारणा से आती है। तो शक्यतावच्छेदक जो है वह वहां पर शक्ति के द्वारा जब अर्थ की उपस्थिति होती है तो वहां पर वो भाषा की जो स्वायत्तता है उस स्वायत्तता को संरक्षित करने के लिए शक्यतावच्छेदक कार्य करता है। और उससे जब शक्य उपस्थित हो गया तो उसके बाद उनका परस्पर अन्वय होकर के शाब्द बोध हो जाता है और वो शाब्द बोध की जिसको हम कहते हैं वो हमारे लिए एक प्रमा के रूप में। यहाँ एक और चीज देखने वाली बात है जिसके बारे में पश्चिम में बड़ा बवाल होता है, बहुत सारा मुद्दा होता है और सुलझ नहीं पाता है कि भाषा की सार्थकता के बारे में, भाषा की सार्थकता के बारे में। लेकिन जब हम सार्थकता की बात करते हैं तो उसमें एक चीज मिस कर जाते हैं, बहुत बार मिस ये कर जाते हैं कि भाई सार्थकता की बात कर रहे हैं तो हम किसकी सार्थकता की बात कर रहे हैं? क्या हम पद की सार्थकता की बात कर रहे हैं या वाक्यार्थ की वाक्य की सार्थकता की बात कर रहे हैं? क्योंकि पद की सार्थकता जिस अर्थ में होती है वाक्य की सार्थकता उसी अर्थ में नहीं होती है। पद जो है, जब हम न्यायिक दो तरह की बात करते हैं, एक तो कहते हैं शब्द, एक शब्द जो है प्रमाण है, शब्द जो है प्रमाण है। लेकिन जब शब्द को हम प्रमाण कहते हैं वो दूसरी बात हो जाती है। और शब्द जो होता है वो अर्थबोधक होता है, अर्थ स्मारक होता है, वहां पर दूसरी बात होती है। क्योंकि आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही, पता नहीं, किसी ने कुछ शिकायत की है कि जो है आवाज नहीं आ रही शायद, क्या? आवाज तो स्पष्ट आ रही है आपकी। ओके ओके, ठीक है। फिर तो मैं कह रहा हूं कि जो इसमें शब्द है, शब्द के द्वारा जो अर्थ बोधित हो रहा है, तो शब्द, एक तो शब्द है जो कि हम अर्थ को उपस्थित करता है और एक शब्द जिसको हम बोलते हैं प्रमाण। तो अब शब्द को जब हम प्रमाण कह रहे हैं तो वही शब्द प्रमाण नहीं होता है जिसको कि हम अर्थ का स्मारक कहते हैं। क्योंकि अर्थ स्मारक पद होता है और प्रमाण पद नहीं होता है, प्रमाण होता है वाक्य। माने ये पद और वाक्य के बीच के संबंध को भी हमको देखना पड़ता है कि जो है पद जो होता है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है और जो वाक्य के द्वारा कार्य किया जाता है, दोनों दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसीलिए वाक्य प्रमाण होता है और पद जो होता है वो प्रमाण नहीं होता है। पद अर्थ की उपस्थिति करा करके निवृत्त हो जाता है और जो वाक्य होता है वो अर्थ का बोधक होता है, एक नवीन अर्थ का प्रतिपादन करता है।
तो इस प्रकार के ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में ये भाषा दर्शन है न्याय का, नव्य न्याय का, जो कि बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हुआ है। उसमें एक चीज के बारे में मैं बता करके अपनी बात को विराम दूंगा, जो कि कहना चाहिए कि उसको एक हाईलाइट संकेतित मात्र कर देना चाहिए, जो कि भारतीय भाषा दर्शन में नव्य न्याय के भाषा दर्शन की अगर हम पश्चिम के भाषा दर्शन के साथ तुलना कर रहे हैं तो अभी तक हमने इसके गुणों के बारे में बताया, इसके उत्तमता के बारे में बताया, और कुछ एक चीजें ऐसी जहां पर कि यहाँ पर कुछ कमी सी रह जाती, एक उस मुद्दे को भी उठा करके मैं अपनी बात रखूंगा, समाप्त करूंगा, जिसकी तरफ हम लोगों को बाद में विचार करना चाहिए। क्योंकि नैयायिकों ने शब्द प्रमाण के, शब्द के विषय चिंतन को प्रमाण केंद्रित रखा है। तो जब प्रमाण केंद्रित रहता है उसमें योग्यता ज्ञान भी कारण हुआ करता है, और योग्यता ज्ञान अगर कारण होता है तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि जो वाक्य ऐसा है, ऐसा वाक्य है जिसमें जहां पर योग्यता नहीं है वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या हमको शाब्दबोध होता है या नहीं होता है। निश्चित तौर पे वहां पर शाब्दबोध परमात्मक नहीं होता, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन क्या अप्रमात्मक शाब्दबोध भी नहीं होता है? और अगर परमात्मक शब्दबोध भी नहीं होता है तो ऐसा कैसे संभव है कि मजाक में कोई अगर बात कही जा रही है, कहीं पर आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति एकदम असंगत बात मजाक में बोल रहा है, तो उस वाक्य को सुन करके भी आप हंसते हैं और बिना अर्थ का बोध हुए तो आप उसको जो है कह नहीं, समझ नहीं सकते, हंस नहीं सकते हैं, और उस वाक्य का आप दूसरी भाषा में अनुवाद भी करते हैं, और वह भी तब तक संभव नहीं होता है जब तक कि शाब्दबोध वहां पर ना हो सके। तो परमात्मा, और इसीलिए प्राय संभवतः ये एक वाक्य कहा जाता है कि अत्यंता सत्यप्यर्थे वाक्यम शब्दः करोति ही, तो अर्थम बोधा शब्दम शब्दः करोति ही, तो अर्थ न भी रहे तो भी अत्यंत असद अर्थ रहने पर भी जो शब्द है वो बोध तो कराता ही कराता है। लेकिन इस पर, इसके बारे में नैयायिकों ने बहुत विचार नहीं किया, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे फलक में विचार करने की जरूरत है। और हम विचार करेंगे तो शायद कुछ एक और भी ऐसे मुद्दे निकलेंगे जिनके बारे में विचार करने की जरूरत होगी। तो इतने ही बात मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, अपने विचार इतने श्रेष्ठ विद्वानों से साझा करने का अवसर दिया, आपने सबने इसको सुना, आप सभी को धन्यवाद, और आपने मुझे मौका दिया, आपको भी धन्यवाद। सर बहुत बहुत आभार। नव्य न्याय के भाषा दर्शन के आलोक में आपने पश्चिमी दर्शन की भी यात्रा हम लोग कराई, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। असल में मैं जिस तरह सोचता हूँ कि अभी चर्चा करूं, लेकिन एक दो वाक्यों में अपनी बात मैं कह दूं कि वास्तव में भारतीय भाषा दर्शन जो है वह तत्वमीमांसा के केंद्र में ही विचरण करता है, और पश्चिम ऐसा नहीं है। ये हमारी अच्छाई भी है, थोड़ी सी खराबी भी है। चरवाकों ने प्रयास किया कि ज्ञान मीमांसा के अनुकूल तत्वमीमांसा को डेवलप किया जाए, ऐसा होने नहीं दिया गया, और पूरी भारतीय भाषा दर्शन जो है तत्वमीमांसा के आलोक में ही उसकी इर्द गिर्द यात्रा की। इसी वजह से मीमांसा दर्शन की भाषा दर्शन, न्याय दर्शन की भाषा दर्शन, और वह बौद्धों की भाषा दर्शन में उनके तत्वमीमांसा के आलोक में ही हम विचार करते रह गए। तो मैं आपको बहुत बहुत एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा जैन जी, आप जो बात अभी यहाँ पर रख रहे हैं वो हमारी जो मान्यता है उसके एकदम उल्टे जा रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे एक लाइन बोल देना चाहिए। वो ये कि भारत में जो चिंतन हुआ, देखिए प्रमाण मीमांसी चिंतन से प्रारंभ करते हुए तत्व मीमांसा, और तत्व मीमांसा के बाद फिर भाषा आती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्रम था कि जो भाषा, जो ज्ञान में भी जो विषय आएगा वो तो बाहर से ही आने वाला है, और उसके बाद जब वो आ गया तो उसके बाद फिर भाषा में वो अभिव्यक्त होने वाला है। तो इसलिए इस क्रम में आता है, और वो एक तरह से कमी की बात सिर्फ इतनी है, और वो कमी उतनी ज्यादा है भी नहीं सचमुच में, लेकिन ये जरूर है कि हमको देखना चाहिए और उसको भी पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बस इतनी सी बात है इसमें, और कोई बात नहीं। बिल्कुल सर, आप